हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ुबैर सैफ़ी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ओरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स आए, फेसबुक पर मैसेजेस थे, इंस्टा पर मैसेजेस थे कि सर कोई लिटरेचर के लिए कुछ सीरीज़ स्टार्ट कीजिए। तो हम लिटरेचर के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी पोएम्स हैं या प्लेज हैं इंग्लिश लिटरेचर के, हम मैक्सिमम आपको समझाएंगे और नरेट करेंगे हिंदी में, यानी एक कहानी सुनाएंगे आपको हिंदी में और समझाएंगे। जैसे हम उसे स्टार्ट करेंगे राइटर या पोएट वाइज। हमने स्टार्टिंग में लेकर आए हैं शेक्सपियर को। शेक्सपियर ने 38 प्लेज लिखे हैं, 37 उनके हमारे पास हैं उनके लिखे हुए। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ये सारे ही आपको उनके प्लेज हिंदी में समझा दिए जाएं, नरेट कर दिए जाएं। तो आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस को नरेट करेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी आपको सुनाएंगे हिंदी में। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है ये सुन लीजिए। 9, 10th, 11th, 12th, BA, MA, TGT, PGT, CTET, नेट, PhD, जहाँ पर भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी राइटर्स, सभी पोएट्स की, सभी पोएम, सभी प्लेज को, क्योंकि हम आपको बताएंगे। अब ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्टूडेंट्स जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे झारखंड एसएससी का एक एग्जाम था, उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस और मैकबेथ दो टॉपिक वहाँ लिखे हुए थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैकबेथ और मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक रिपोर्ट बनवाई गई थी और कैरेक्टर स्केच पूछे गए थे। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ भी नहीं रहे हैं तो भैया लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं विश्वास रखता हूं किसी भी चीज़ को समझाने के लिए कि पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में नरेट करता रहूँगा, साथ साथ पिक्चर्स चलती रहेंगी ताकि आप उस कहानी को अच्छे तरह से अपने माइंड में बिठा लें। जो भी सीन होगा वो पिक्चर के साथ समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरा, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा इस मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कौन कितनी अच्छी तरह से इस कहानी को सुन रहा है और कौन कितना इंटेलिजेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो बहुत समय पहले वेनिस शहर में एक व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था शाइलॉक। शाइलॉक एक बहुत क्रूर और कंजूस व्यापारी था। उसका काम था लोगों को धन देना ऊंची ब्याज दरों पर। शाइलॉक की एक खासियत थी, उसके मुंह से जो ब्याज की दर निकल जाती वो उसको वसूल कर कर ही रहता था। वेनिस के लोग शाइलॉक को पसंद नहीं करते थे, लेकिन शाइलॉक इससे चिंतित नहीं था। उसका मानना था वह लोगों की वक्त बेवक्त मदद ही करता है। वह लोगों के पास नहीं जाता, लोग उसके पास आते हैं। अगर मैं पैसे देने के एवज में उनसे ब्याज वसूल भी रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं। शाइलॉक से नफरत करने की एक वजह और थी, वह यहूदी था। वेनिस एक ईसाई बहुल इलाका है, इसीलिए वेनिस वासी शाइलॉक से नफरत किया करते थे। शाइलॉक के अलावा एक व्यापारी और है जो व्यापार करता है सामुद्रिक जहाज़ों से। जी हाँ, जो पानी की शिप्स होती हैं, पानी के जहाज होते हैं। एंटोनियो नाम का व्यापारी वो जहाज इंडिया, चाइना, अरब के देशों में भेजकर कच्चा माल खरीदता था और वेनिस लाकर ऊंचे दामों में बेचा करता था। एंटोनियो जो है वो लोगों की मदद किया करता था पैसे देकर, बिना किसी ब्याज लिए। इसी वजह से लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एंटोनियो एक ईसाई था और एंटोनियो शाइलॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक तो इसलिए क्योंकि वो ऊंची ब्याज दरों पर लोगों को ठगता था और दूसरा वो यहूदी था। एंटोनियो ऊंची ब्याज दरों पर पैसा इसीलिए नहीं देता था क्योंकि वह एक ईसाई था और आप अच्छी तरह जानते हैं ईसाइयों में सूद का लेन देन वर्जित है। शाइलॉक भी एंटोनियो से नफरत किया करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था यदि एंटोनियो लोगों को बिना ब्याज के पैसा देना बंद कर दे तो वो लोग मेरे पास आएंगे और मेरा बिजनेस फले फूलेगा।
तो वो माना करता था एंटोनियो की वजह से उसका बिजनेस जो है वो इफेक्ट हो रहा है। शाइलॉक अपने मन ही मन सोचा करता था कि बस मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं एंटोनियो को अच्छा सबक सिखाऊं। अब एक किरदार और है जिसका नाम है बेसेनियो। बेसेनियो एंटोनियो का अच्छा दोस्त है। बेसेनियो एक फन लविंग आदमी है। वो हमेशा एंटरटेन रहता है, खाता है, पीता है, मौज करता है, पार्टियां करता है, दावतें करता है। एक वक्त वो भी बहुत अमीर था, लेकिन उसने अपना सारा पैसा इन दावतों अय्याशियों में उड़ा दिया है। बेसेनियो को जब कभी भी पैसे की जरूरत होती थी वह एंटोनियो से मदद मांगा करता था, और एंटोनियो बेसेनियो को अपना पक्का दोस्त समझता था, इसीलिए वो हमेशा उसकी मदद करता था। अब एक दिन बेसेनियो एंटोनियो के पास आया। वो कुछ गंभीर स्वभाव में दिख रहा था। एंटोनियो ने अपने दोस्त बेसेनियो से पूछा, मेरे दोस्त क्या हुआ? बेसेनियो ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। तुम जानते हो मैंने अपना सारा पैसा अपनी अय्याशियों में खत्म कर दिया है और मैं अब कर्जदार भी हूं। एंटोनियो ने पूछा, तो फिर? बेसेनियो ने कहा, मेरे दोस्त, वेनिस से दूर कहीं टापू पर एक धनी सौदागर रहता है। वो बहुत अमीर है। अभी हाल ही में उसकी मृत्यु हुई है और उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी पोर्शिया के नाम कर दी है। अब पोर्शिया अकेली है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं पोर्शिया से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। एंटोनियो कहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बेसेनियो कहता है, लेकिन इसमें एक अड़चन यह है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या पोर्शिया जैसी खूबसूरत और धनी लड़की मेरे जैसे फटीचर हाल से शादी करेगी? एंटोनियो ने हां में सर हिलाया। बेसेनियो ने कहा, मेरे दोस्त, मुझे 3000 डुकेट्स की जरूरत है। जी हां, डुकेट्स जैसे रुपया होता है, डॉलर होता है, पाउंड होता है, इसी तरह वेनिस में डुकेट्स चला करते थे जो सोने के सिक्के हुआ करते थे। तो बेसेनियो ने एंटोनियो से 3000 सोने के सिक्के यानी डुकेट्स मांगे। एंटोनियो ने कहा कि मेरे दोस्त, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और वो दोस्ती क्या जो मुसीबत में काम ना आए, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास सिर्फ 500 डुकेट्स हैं। एंटोनियो ने अपना सारा पैसा जहाज़ों पर इन्वेस्ट किया हुआ था। एंटोनियो के सारे जहाज वेनिस से बाहर थे कच्चा माल खरीदने के लिए, और जब वो वापस लौटते तब एंटोनियो के पास पैसा आता। अब एंटोनियो ने बेसेनियो से माफी मांगी और कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। अब दोनों को एक उपाय सूझा। एंटोनियो ने कहा कि चलो शाइलॉक के पास चलते हैं, वो लोगों को पैसे उधार देता है, उससे पैसे लेते हैं और जब मेरे शिप्स वापस आ जाएंगे तो मैं उसको पैसा लौटा दूंगा। वो दोनों शाइलॉक के पास जाते हैं और शाइलॉक से पैसे की मांग करते हैं। अब शाइलॉक के पास इनकी क्या बातचीत हो रही है ये हम बाद में बताएंगे। अब दूसरा सीन स्टार्ट करते हैं। अब वो जो टापू है जहां पर धनी सौदागर रहता था जिसकी बेटी थी पोर्शिया, उस टापू का नाम था बेलमोंट। वो बेलमोंट जगह है जहां पर पोर्शिया रहती है। बेलमोंट में पोर्शिया और उसकी एक सेविका नेरिसा है। नेरिसा पोर्शिया की सिर्फ सेविका नहीं है, वो उसकी दोस्त भी है और राजदार भी है। पोर्शिया बड़ी उदास है। नेरिसा उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है तो पोर्शिया जवाब देती है कि नेरिसा, पता नहीं मुझे मेरा जीवन साथी कब मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी मुझसे शादी करने के लिए आता है वो मुझसे प्यार नहीं, मेरी संपत्ति या मेरी दौलत से प्यार करता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, यहां पर पोर्शिया के पिता मरने से पहले एक खेल की रचना कर गए थे। उस खेल में हुआ यह था कि 3 कास्केट्स थे, 3 बक्से, मान लीजिए कास्केट्स बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में। 3 बक्से थे
सोने के, चांदी के और लेड के यानी कांसे के। उन तीनों बक्से में से किसी एक में पोर्शिया की पिक्चर थी और उसके पिता वसीयत में लिख कर गए थे, जिस भी व्यक्ति ने सही बक्से का चुनाव कर कर पोर्शिया की पिक्चर को बाहर निकाल दिया, पोर्शिया को उससे शादी करनी होगी। अब वैसे तो पोर्शिया से शादी करने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन यहां सिर्फ मैं 2 लोगों के बारे में बात करूंगा जो आपको याद रखने हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला, प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया से शादी करने के लिए आए थे और उन्होंने गोल्ड का कास्केट चुना था जिसमें पोर्शिया की पिक्चर नहीं थी। इसके अलावा प्रिंस ऑफ एरागॉन आए थे, उन्होंने सिल्वर कास्केट को चुना था, उसमें भी पोर्शिया की पिक्चर नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग आए, ड्यूक का भतीजा, ठीक है, पश्चिम का व्यापारी, ठीक है, इस तरह से कोई नाम लिए गए हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये आप ये 2 नाम जरूर याद रखें, प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागॉन। अब नेरिसा सभी लड़कों के बारे में एक एक कर बताती है और पोर्शिया सभी के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट्स बताती चली जाती है, यानी पोर्शिया किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। फिर नेरिसा जिक्र करती है वेनिस के उस योद्धा और खूबसूरत व्यक्ति का जिसका नाम है बेसेनियो। पोर्शिया कहती है कि खुदा की कसम, बेसेनियो किसी भी खूबसूरत लड़की के लिए एक बेहतरीन पति साबित होगा। यानी पोर्शिया भी अंदर अंदर बेसेनियो से प्यार किया करती थी, क्योंकि बेसेनियो का उसके घर पर बचपन से ही आना जाना था। अब वापस चलते हैं। अब एंटोनियो और बेसेनियो जाते हैं शाइलॉक के पास और शाइलॉक से मांगते हैं 3000 डुकेट्स। शाइलॉक एंटोनियो और बेसेनियो को देखकर खुश हो जाता है और उसके मन में तुरंत एक षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही एंटोनियो को सबक सिखाना चाहता था। वो बेसेनियो से कहता है, तो तुम्हें 3000 डुकेट्स चाहिए? बेसेनियो कहता है हाँ। शाइलॉक कहता है ये तो बहुत बड़ी रकम है और इतनी बड़ी रकम मैं किसी एक भले आदमी की जमानत के बिना नहीं दे सकता। यानी तुम्हें किसी भले आदमी को गारंटर बनाना होगा, उसे गारंटी लेनी होगी। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तब हमें एक गारंटर चाहिए होता है। बेसेनियो ने कहा किसकी? एंटोनियो ने कहा कि इस सौदेबाजी में एंटोनियो शामिल होगा। यानी मैं बेसेनियो को 3000 डुकेट्स तब दूंगा जब एंटोनियो इस सौदे में शामिल हो। अब एंटोनियो और बेसेनियो उसकी बात गौर से सुन रहे थे। बेसेनियो ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एंटोनियो शामिल हो जाएगा। शाइलॉक ने कहा कि मैं तुम्हें 3000 डुकेट्स बिना किसी ब्याज के दूंगा। वो दोनों चौंक जाते हैं, एंटोनियो और बेसेनियो, कि बिना ब्याज के। शाइलॉक कहता है कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन मेरी शर्तें हैं कुछ। एंटोनियो पूछता है हाँ बताइए क्या शर्तें हैं? शाइलॉक कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम वहां पर फिक्स हो जाता है कि इस तारीख तक अगर एंटोनियो मेरा पैसा वापस नहीं लौटा पाया तो मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड गोश्त, 1 पाउंड फ्लैश काट लूंगा, और वो शरीर के किसी भी हिस्से से हो सकता है। यह सुनकर बेसेनियो उखड़ गया, क्योंकि उसके दोस्त के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काटने की बात चल रही थी। बेसेनियो ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसा। एंटोनियो भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, पैसा ले लेते हैं, क्योंकि एंटोनियो को यह लग रहा था कि उसके शिप्स 1-2 दिन में आ जाएंगे और 10-12 दिन का टाइम ऑफ पीरियड तो बहुत लंबा टाइम ऑफ पीरियड है। जैसे ही मेरे शिप्स वापस लौटेंगे मैं शाइलॉक को पैसे लौटा दूंगा। फिर बेसेनियो के माइंड में भी ये आया कि वो तो पोर्शिया से शादी कर ही लेगा तो संपत्ति का मालिक भी बन जाएगा, तो वो 3000 डुकेट्स उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी। दोनों शाइलॉक से हामी भर देते हैं कि चलिए ठीक है, हम मान जाते हैं आपकी शर्तों को। शाइलॉक कहता है कि ठीक है, आप मुझे शाम को नोटरी ऑफिस में मिलिए, वहां पर एक बॉन्ड
पर शर्तों को लिखिए और साइन कीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। एंटोनियो और बेसेनियो नोटरी ऑफिस पहुंचकर उस बॉन्ड पर साइन करते हैं और शाइलॉक से कहते हैं कि आज शाम का भोजन वो उनके घर पर करें और वहीं पर पैसे दें। तो अभी बॉन्ड पर साइन हुए हैं, पैसा नहीं दिया गया है। पैसा शाइलॉक शाम को जाकर देता है जब वो डिनर करने जाता है एंटोनियो के घर पर। ठीक, चलिए अब जब बेसेनियो को पैसा मिल जाता है तो एक किरदार की एंट्री और हो रही है यहां पर, जिसका नाम है ग्रेशियानो। ग्रेशियानो एंटोनियो और बेसेनियो का बहुत अच्छा दोस्त है। ग्रेशियानो बेसेनियो के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बेलमोंट जा रहे हो पोर्शिया से शादी करने। बेसेनियो कहता है हाँ ठीक सुना है। ग्रेशियानो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। बेसेनियो कहता है कि मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो तुम मेरे साथ वहां जाओ, तो मुझे डर है कहीं तुम वहां कोई गड़बड़ी ना कर दो। बेसेनियो उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखेगा और कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा। बेसेनियो कहता है कि चलो ठीक है ग्रेशियानो, तुम मेरे साथ चलो। अब ग्रेशियानो और बेसेनियो पहुंचते हैं बेलमोंट पोर्शिया के पास। अब बेलमोंट में एक सेवक भागकर पोर्शिया के पास आता है और कहता है कि वेनिस से कोई दूत आया है। तो नेरिसा कहती है कि काश ये दूत बेसेनियो का हो। वो भागकर बाहर जाती हैं तो बाहर बेसेनियो और ग्रेशियानो खड़े हुए मिलते हैं। दोनों के बीच प्यार का इजहार होता है। बेसेनियो अपने प्यार का इजहार पोर्शिया से करता है, पोर्शिया अपने प्यार का इजहार बेसेनियो से करती है। पोर्शिया बेसेनियो को कास्केट के खेल के पास लेकर जाती है, उन 3 बक्सों के पास, और बेसेनियो से कहती है कि मेरे स्वामी, सोच समझकर कास्केट को चुनना, क्योंकि अगर तुमने गलत कास्केट चुनी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, यानी अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बेसेनियो बड़ी सूझबूझ के साथ तीनों कास्केट पर कोई संदेश लिखा होता है, उसे पढ़ने के बाद लेड की कास्केट यानी कांसे की कास्केट को चुनता है और उसमें पोर्शिया की पिक्चर होती है। पोर्शिया खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और शादी की एक तारीख मुकर्रर कर देते हैं कि हम इस दिन शादी करेंगे। अब उनकी सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई है। जब वो एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे होते हैं तो ग्रेशियानो कहता है कि काश मेरी भी अब शादी तुम्हारे साथ ही हो जाए। तो बेसेनियो कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही शादी करो। तो ग्रेशियानो कहता है कि मैंने तो लड़की भी ढूंढ ली है। बेसेनियो कहता है अच्छा कौन है? पोर्शिया भी चौंक जाती है। बेसेनियो कहता है कि नेरिसा। पोर्शिया नेरिसा से पूछते क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? नेरिसा हामी भर देती है, यानी वहां पर 2 कपल्स बन जाते हैं, पोर्शिया और बेसेनियो जो मेन हीरो हीरोइन है, और ग्रेशियानो और नेरिसा, ये भी आपस में रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं। जब पोर्शिया बेसेनियो को अंगूठी पहना रही होती है तो वह अंगूठी पहनाते वक्त बेसेनियो से कहती है कि यह अंगूठी हमेशा अपनी उंगली में रखना, अगर कभी भी यह अंगूठी तुम्हारी उंगली से उतरी हुई नजर आई तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, अंगूठी की बात ध्यान रखिएगा, आगे इससे रिलेटेड एक कहानी और है। अब वो 2-3 दिन वहां रुकते हैं, खुशी का माहौल होता है। अब बीच में एक कहानी और स्टार्ट करते हैं, दूसरा सीन। जब शाइलॉक एंटोनियो और बेसेनियो के पास भोजन करने, रात को डिनर करने के लिए जाता है और पैसा हैंड ओवर करता है इन दोनों को, तो वो अपने घर की चाबियां, ठीक है, तिजोरी की चाबी अपनी बेटी जेसिका को देकर जाता है। जी हाँ, शाइलॉक की एक बेटी है जेसिका। तो शाइलॉक यहूदी है तो ऑब्वियसली जेसिका भी यहूदी ही हुई। अब जेसिका एक व्यक्ति से बहुत प्यार करती है जिसका नाम है लोरेंजो, और लोरेंजो एक ईसाई है। जेसिका अच्छी तरह जानती है कि उसके पिता कभी भी उसे एक ईसाई से शादी करने नहीं देंगे। जब
शाइलॉक अपने घर से बाहर निकलता है एंटोनियो के घर जाने के लिए, तो वह यानी जेसिका लोरेंजो को एक संदेश पहुंचाती है और कहती है कि इस वक्त मेरे घर के बाहर मिलना, हम दोनों घर से भागकर शादी करते हैं। लोरेंजो जेसिका के घर पहुंचता है। शाइलॉक इस वक्त कहां पर है? एंटोनियो के घर, पैसा देने गया हुआ है, भोजन करने गया हुआ है, डिनर के लिए इनवाइटेड है। उसी के पीछे जेसिका और लोरेंजो भाग जाते हैं। जेसिका भागने से पहले जो चाबी शाइलॉक देकर गया था तिजोरी की, उस तिजोरी से जेवरात चुरा कर भाग जाती है। वो सारे जेवरात लेकर अपने पिता के चली जाती है। जब शाइलॉक को ये बात पता चलती है तो शाइलॉक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शाइलॉक अपने सेवकों से कहता है कि जेसिका को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। अगर वो मरी हुई भी पाई जाए तो उसे ले आओ, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि उसके गलों में, उसके कानों में वो ज्वेलरी होनी चाहिए जो वो यहाँ से चुरा कर गई है। तो इससे पता लगता है कि शाइलॉक कितना क्रूर और कितना कंजूस व्यक्ति है। उसे अपनी बेटी से प्यार नहीं है। उसकी बेटी अगर मरी हुई भी उसके पास आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसकी ज्वेलरी उसके पास होनी चाहिए थी। अब जेसिका और लोरेंजो भागकर पहुंचते हैं बेलमोंट, जहां पर नेरिसा, ग्रेशियानो, पोर्शिया और बेसेनियो पहले से ही हैं। लोरेंजो ग्रेशियानो और बेसेनियो का अच्छा दोस्त है, तो वो अपने दोस्त को बेलमोंट देखकर उसका स्वागत करते हैं और जेसिका को और लोरेंजो को वहां पर पनाह देते हैं। पोर्शिया भी उनका स्वागत करती है और कहते हैं कि आप यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पर आप सुरक्षित हो बेलमोंट में। अब वहां पर खुशियां मनाई जा रही होती हैं, तभी एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी को पढ़कर बेसेनियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेसेनियो के हाव भाव बदल जाते हैं, उसका रंग सफेद पड़ जाता है। बेसेनियो की यह हालत देखकर पोर्शिया घबरा जाती है और पोर्शिया बेसेनियो से पूछती है, मेरे स्वामी क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बेसेनियो पोर्शिया को सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हारे पास आने से पहले मुझे 3000 दुकेट्स की ज़रूरत थी और वो इस तरह से हमने शाइलॉक से लिए थे और इस तरह से एक बॉन्ड भरा गया था कि अगर उस तारीख तक एंटोनियो वो पैसे नहीं लौटा पाया तो उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड गोश्त काट लिया जाएगा। और वो तारीख निकल चुकी है और एंटोनियो पैसे नहीं चुका पाया है। एंटोनियो पैसे चुका नहीं पाया था क्योंकि एंटोनियो के जहाज जो कच्चा माल खरीदने के लिए बाहर गए हुए थे, जिसके ऊपर उसे उम्मीद थी कि वो लौटेंगे तो शाइलॉक के पैसे लौटा देगा, वो आते वक्त डूब गए। एक सूचना मिली थी कि एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें एंटोनियो के जहाज डूब गए थे। बेसेनियो और पोर्शिया सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। पोर्शिया कहती है कि मेरे स्वामी, मैं आपको 6000 दुकेट्स देती हूं, यानी डबल। आप जाइए और शाइलॉक के मुंह पर फेंक कर मारिए। आप जानते हैं कि वहां पर जेसिका भी है, शाइलॉक की बेटी। जेसिका कहती है कि मैंने अपने पिता को कहते हुए सुना था कि अगर कोई मुझे 100 गुना पैसा भी वापस देगा तो मैं तब भी वापस पैसा नहीं लूंगा। मुझे एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो एंटोनियो को मारना चाहते हैं। यह सुनकर बेसेनियो घबरा जाता है। पोर्शिया कहती है कि जाइए और उसके पास 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितने गुना वो पैसा मांगे उतना गुना पैसा उसे दीजिए और इस मुकदमे का निपटारा कीजिए। अब बेसेनियो और ग्रेशियानो दोनों दोस्त वहां से निकलते हैं वेनिस के लिए। इतने में शाइलॉक जो है वो ड्यूक ऑफ वेनिस कहते थे, वेनिस का शासक हुआ करता था जिसे ड्यूक कहते थे। वही सारे जो मामले होते थे वो निपटाता था कोर्ट में बैठकर। तो शाइलॉक ड्यूक ऑफ वेनिस के यहाँ अर्जी लगा देता है कि मेरी सुनवाई की जाए, मुझे न्याय दिया जाए और मेरा न्याय ये होगा कि जो बॉन्ड एंटोनियो ने भरा है, जिस पर उसके साइन है, उसके हिसाब से मुझे न्याय दिलाया जाए एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड गोश्त, 1 पाउंड मांस। अब जब बेसेनियो और ग्रेशियानो बेलमोंट से वेनिस के लिए निकल रहे होते हैं तो पोर्शिया अपने एक सेवक को अपने कजिन के यहां भेजती है। उसका कजिन वेनिस शहर का
वकील होता है जो एंटोनियो का केस लड़ेगा। ठीक है, एक वकील हुआ करता था, सरकारी वकील टाइप, जो केस लड़ा करता था। तो वो पोर्शिया के कजिन थे। वो अपने कजिन के पास अपने एक सेवक को भेजती है और अब एक चिट्ठी लिखवाती है उनसे, और उस चिट्ठी में ये लिखा होता है, और वो चिट्ठी होती है ड्यूक ऑफ वेनिस के नाम। उस चिट्ठी में ये लिखा होता है कि ड्यूक ऑफ वेनिस, मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन मैं अपने 2 असिस्टेंट्स को भेज रहा हूँ। इन दोनों की उम्र कम है, लेकिन इनकी उम्र पर मत जाइएगा। मैंने इतनी कम उम्र के इतने बड़े विद्वान वकील को आज तक नहीं देखा है। आप जितनी इज्जत मेरी करते, जितना सम्मान मेरा करते, उतना ही सम्मान इनका किया जाए, और ये मेरी तरफ से एंटोनियो का केस लड़ेंगे, ये जिरह करेंगे। वो जो 2 असिस्टेंट एक्चुअल में पोर्शिया के कजिन के थे, वो और कोई नहीं, पोर्शिया और नेरिसा हैं। पोर्शिया और नेरिसा जाने वाली हैं वेनिस अदालत में एक वकील का भेष धारण कर कर। ठीक है, और वो भी मेल वकील का, यानी पुरुष वकील का। उस वक्त वेनिस की अदालतों में महिला वकील केस नहीं लड़ सकती थी, तो इसलिए पोर्शिया को और नेरिसा को अपना भेष बदलकर जाना पड़ा। ठीक, अब वो भी वहां से निकल रही हैं बेलमोंट से। बेलमोंट से निकलने से पहले पोर्शिया सारी जिम्मेदारियां जेसिका और लोरेंजो को देकर जाती हैं और कहती हैं कि जब तक मैं वहां से वापस लौटूं, बेलमोंट की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। वो वहां से दोनों निकल जाते हैं। इस बीच सेट लग चुका है अदालत का। अदालत में हैं एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशियानो, तीनों दोस्त। इनका एक दोस्त और है सेलेरियो, वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। शाइलॉक है, शाइलॉक के कुछ सेवक हैं, और कोर्ट में ड्यूक ऑफ वेनिस हैं और उनके कुछ सेवक हैं कोर्ट के। अब वहाँ पर जिरह हो रही है। एंटोनियो बेसेनियो से कहता है कि तुम शाइलॉक को मेरा 1 पाउंड गोश्त लेने दो, क्योंकि मुझे पता है ये मानेगा नहीं, ये मेरा 1 पाउंड गोश्त लेकर ही मानेगा, क्योंकि ये मुझे मारना चाहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को इसके चंगुल से बचाया है, ठीक है, उनका कर्जा उतार कर, और ये मुझसे नफरत करता है। ड्यूक ऑफ वेनिस भी एंटोनियो के बारे में जानते थे कि वो कितना दयालु किस्म का व्यक्ति है। तो ड्यूक ऑफ वेनिस भी शाइलॉक को समझाते हैं कि तुम डबल पैसा जो बेसेनियो दे रहा है 6000 दुकेट्स, वो ले लो और मामले को रफा दफा करो। लेकिन शाइलॉक अड़ जाता है कि नहीं, मुझे एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। दरअसल ड्यूक ऑफ वेनिस शाइलॉक के खिलाफ भी एक फैसला नहीं सुना सकते थे, क्योंकि शाइलॉक था यहूदी यानी विदेशी, और वेनिस मैंने आपको बताया ईसाइयों का शहर है, ईसाइयों की राजधानी थी। वो था यहूदी, एक विदेशी, और अगर वो किसी विदेशी के खिलाफ फैसला सुनाते तो पूरे वेनिस में ये संदेश जाता कि वेनिस की अदालतें विदेशियों, अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी को न्याय देने में सक्षम नहीं रही है, और ड्यूक ऑफ वेनिस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो शाइलॉक को पता था कि मैं 1 पाउंड फ्लैश लेकर ही रहूंगा। शाइलॉक ने कहा कि मुझे 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, वो भी एंटोनियो के दिल के पास से। इतने में ही एक मैसेंजर, एक सेवक कोर्ट में आता है और पोर्शिया के कजिन का लेटर अदालत के सामने पढ़ता है। अब ड्यूक ऑफ वेनिस सेवक को आदेश देते हैं कि उन दोनों वकीलों को अंदर ससम्मान भेज दिया जाए। पोर्शिया और नेरिसा जो वकील के भेष में आई हैं, वो अदालत में एंट्री करती हैं, और पोर्शिया अपना नाम अदालत में बाल्थाजार बताती है। दरअसल बाल्थाजार पोर्शिया के उस नौकर का ही नाम है जिसे उसने अपने कजिन के पास भेजा था, तो उसने जल्दबाजी में वही नाम अदालत में अपना बता दिया। तो यानी कि 2 कैरेक्टर हैं बाल्थाजार मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक तो खुद पोर्शिया जो वकील के रूप में आई है, और पोर्शिया का नौकर, दोनों बाल्थाजार हैं। और उसने नेरिसा को अपना असिस्टेंट बताया कि ये मेरा असिस्टेंट है। वहां पर जिरह शुरू होती है। पहले तो पोर्शिया
शायलॉक को समझाने की कोशिश करती है कि दया दिखाओ, क्योंकि दया जो है वो भगवान की क्वालिटी है, दया दिखाने का काम भगवान का है। अगर तुम दया दिखाओगे तो भगवान के जैसे हो जाओगे, भगवान के इक्वल हो जाओगे। आप जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं पोइट्री का पहला चैप्टर मर्सी वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का ही है। वो वही लाइनें हैं जो पोर्शिया बोल रही है शायलॉक के सामने कि उसको दया आ जाए एंटोनियो के प्रति। लेकिन शायलॉक तो मानने वाला था ही नहीं। शायलॉक ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। अब पोर्शिया बड़ी गहनता से उस बॉन्ड को पढ़ती है और शायलॉक से कहती है तो तुम पक्का है कि तुम्हें गोश्त नहीं चाहिए, मतलब गोश्त ही चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? शायलॉक ने कहा हाँ। पोर्शिया ने कहा तुम तराजू लेकर आए हो? शायलॉक ने कहा हाँ, मैं तराजू लेकर आया हूँ। पोर्शिया ने कहा चलो ठीक है, अब तुम 1 पाउंड गोश्त ही लोगे। अब तुम्हारे पास वापसी का कोई मौका नहीं है, अब तुम्हें गोश्त ही लेना पड़ेगा। शायलॉक ने कहा हाँ हाँ, आप बहुत अच्छे वकील हो, आप मुझे ज़रूर न्याय दिलाओगे। पोर्शिया ने कहा हाँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, तुम्हें अब 1 पाउंड गोश्त ही लेना है। कि शायलॉक खुश हो गया कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। पोर्शिया ने कहा ठीक है, तराजू ये रहा, एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश काटो, लेकिन ध्यान रखना बॉन्ड में सिर्फ लिखा है कि मैं गोश्त काटूंगा, बॉन्ड में कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक भी खून की बूंद बहेगी। तो गोश्त काट लो, लेकिन एक भी बूंद खून की नहीं बहनी चाहिए, वरना तुम बॉन्ड का उल्लंघन करोगे और सजा के हकदार हो जाओगे। अब शायलॉक का दिमाग घूम गया। इसी के साथ साथ पोर्शिया ने अदालत को एक रूल और बताया वेनिस का। वेनिस में एक रूल यह था कि कोई भी विदेशी किसी भी वेनिस वासी का खून नहीं कर सकता, खून नहीं बहा सकता। आप जानते हैं कि शायलॉक तो यहूदी है यानी विदेशी हुआ, एंटोनियो ईसाई है, वो वेनिस का निवासी है, तो एंटोनियो का खून तो शायलॉक वैसे भी नहीं बहा सकता। पोर्शिया ने यह दलील ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने रखी। पोर्शिया ने ड्यूक ऑफ वेनिस से कहा कि अपराध एंटोनियो नहीं कर रहा, अपराध तो शायलॉक कर रहा है, एक ईसाई का खून बहाने वाला है ये। ड्यूक ऑफ वेनिस को यह दलील समझ में आ गई। अब आपको ये बात जाननी ज़रूरी है, अगर कोई विदेशी किसी ईसाई का खून बहाता वेनिस में आकर तो 3 सजाएं होती थी। वो 3 सजाएं क्या थी? पहली सजा कि सताए गए नागरिक को उसकी आधी संपत्ति दे दी जाए जो खून करेगा, और आधी संपत्ति वेनिस के खजाने में जमा हो जाए। यानी अब आधी संपत्ति शायलॉक की एंटोनियो को मिलेगी और आधी संपत्ति वेनिस के खजाने में जाएगी। दूसरी सजा यह मिलती कि सताए जो मतलब विदेशी खून करने वाला है उसके जो प्राण हैं वो ड्यूक ऑफ वेनिस के पूर्णतः अधीन है। यानी अब ड्यूक ऑफ वेनिस शायलॉक को मौत की सजा भी सुना सकते हैं। अब ये सुनकर शायलॉक घबरा गया। शायलॉक समझ गया कि अब तो मैं फंस गया हूं। शायलॉक ने कहा चलो छोड़ो, मैं माफ करता हूं एंटोनियो का और मुझे 6000 दुकेट्स दे दो, मैं तो जा रहा हूं। एंटोनियो ने कहा नहीं। फिर पोर्शिया बीच में बोली अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था अब आपको गोश्त ही लेना पड़ेगा, अब गोश्त काटो तुम एंटोनियो का। अब ड्यूक ऑफ वेनिस शायलॉक की तरफ मुंह कर कहते हैं कि हम तुम्हें दोषी पाते हैं एक विदेशी होकर ईसाई का खून बहाने का। हम तुम्हें दोनों ही सजा सुनाते हैं, पहली तुम्हारी आधी संपत्ति एंटोनियो की, दूसरी आधी संपत्ति तुम्हारी वेनिस के खजाने में, लेकिन हम तुम्हारे प्राण बख्शते हैं। अब शायलॉक कहता है कि ड्यूक ऑफ वेनिस, मैं अपनी पूरी जिंदगी भिखारियों की तरह नहीं बिता सकता, आधी संपत्ति तो आपने ले ली, आधी एंटोनियो को दे दी। अब ड्यूक ऑफ वेनिस एंटोनियो से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? एंटोनियो कहता है कि स्वामी मैं ये चाहता हूं, माय लॉर्ड मैं ये चाहता हूं कि आधी संपत्ति तो शायलॉक को ही दे दी जाए, आधी संपत्ति वेनिस के खजाने में चली जाए, लेकिन इसे 2 शर्तें माननी होंगी मेरी। ड्यूक ऑफ वेनिस पूछते हैं एंटोनियो से क्या? एंटोनियो कहता है मेरी पहली शर्त तो यह है कि इसके मरने के बाद इसकी जो आधी संपत्ति इसके पास है
उस पर हक इसकी बेटी जेसिका और इसके दामाद लॉरेंजो का होगा, यानी वो संपत्ति जेसिका और लॉरेंजो की होगी इसके मरने के बाद। दूसरी शर्त इसे ये माननी होगी कि इसे ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता, शायलॉक या तो सारी संपत्ति से जाता, शायलॉक ने दोनों ही शर्तें मान ली, यानी शायलॉक ने उस वसीयत पर भी साइन कर दिए कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति जेसिका और लॉरेंजो की होगी, और इस वसीयत पर भी साइन कर दिए कि वो ईसाई धर्म अपना रहा है। अब जब बाल्थाजार यानी जो पोर्शिया हैं और उनकी असिस्टेंट यानी नेरिसा वो वापस लौट रही होती हैं, तो उन्हें अदालत में ही एंटोनियो और बेसेनियो रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपने हम पर बड़ा एहसान किया है और जो 6000 दुकेट्स हम शायलॉक को देने वाले थे वो अब आप रखिए। पोर्शिया यानी कि बाल्थाजार मना कर देता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत इंसिस्ट करते नहीं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो पोर्शिया के मन में एक विचार आता है। अब आप जानते हैं दुनिया की सारी बीवियां एक जैसी होती हैं, ठीक है, वो अपने पति को वक्त वक्त पर चेक करती हैं। तो पोर्शिया चेक करेगी अब, ठीक है। पोर्शिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहनी हुई है, जो मैंने आपको पहले बताया था, पोर्शिया ने पहनाई थी कास्केट सीन के बाद, और उससे कहा था कि ये अंगूठी अपनी उंगली से मत उतारना, अगर तुमने उतारी तो मैं समझूंगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो अब पोर्शिया यानी बाल्थाजार बेसेनियो से कहता है कि मुझे ये अंगूठी चाहिए। बेसेनियो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, ये तो मेरी पत्नी ने मुझे दी है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं इस अंगूठी को कभी नहीं उतारूंगा, आप कुछ भी मांग लीजिए, बस ये नहीं दूंगा। पोर्शिया कहती नहीं, मुझे तो यही चाहिए। एंटोनियो से समझाता है कि कहता है यार इन्होंने हम पर बड़ा एहसान किया है, ठीक है, और इन्हें ये अंगूठी दे दो। बेसेनियो वो अंगूठी पोर्शिया यानी बाल्थाजार को दे देता है। अब पोर्शिया और नेरिसा उन लोगों के बेलमोंट पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाते हैं और जेसिका, लॉरेंजो और अपने नौकरों को समझाते हैं कि कोई भी किसी को ये ना बताए कि हम दोनों कहां गए थे। अब बेलमोंट में आते हैं एंटोनियो, बेसेनियो और ग्रेशियानो, तीनों दोस्त। अब वहां पर पोर्शिया एंटोनियो से मिलती है, आओ भगत करती है, और बेसेनियो एंटोनियो का इंट्रोडक्शन कराता है कि ये मेरा दोस्त है जिसने हमारी शादी के लिए बहुत कुछ किया है, हमेशा मेरे काम आया। पोर्शिया कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई एंटोनियो। अब पोर्शिया बेसेनियो से कहती है कि वो अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। बेसेनियो उसे कहता है कि वो तो इस तरह से वकील ने मांग ली थी और मैंने उसे दे दी। और फिर एंटोनियो बीच में कहता है कि हाँ, मैं इस बात का गवाह हूँ कि बेसेनियो वो अंगूठी देना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। पोर्शिया कहती है इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते बेसेनियो। बेसेनियो कहता है कि मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पोर्शिया अपनी जेब से वो अंगूठी निकालकर दोबारा से बेसेनियो की उंगली में पहना देती है। बेसेनियो उस अंगूठी को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। तो पोर्शिया फिर उसे सारी सच्चाई बताती है कि वो बाल्थाजार और कोई नहीं, मैं थी, और वो असिस्टेंट नेरिसा थी। वो दोनों खुश होते हैं और उसे बहुत गर्व महसूस होता है पोर्शिया पर। पोर्शिया कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो ये अंगूठी अपनी दोस्ती की खातिर उस वकील को दे देती। अब आप सब जानते हैं हैप्पी एंडिंग होगी। तो पोर्शिया की शादी हो जाती है बेसेनियो से और ग्रेशियानो की शादी हो जाती है नेरिसा से। एक खुशखबरी ये मिलती है कि एंटोनियो के जो जहाज़ डूबे थे दरअसल वो अफवाह थी। एंटोनियो का सिर्फ एक जहाज़ डूबा था, उसके बाकी जहाज़ सुरक्षित थे, वो वापस वेनिस लौट रहे थे। यानी एंटोनियो गरीब नहीं हुआ था, एंटोनियो अब भी अमीर ही है। दूसरी तरफ जेसिका को और लॉरेंजो को ये बात पता चलती है कि उसके पिता के मरने के बाद उसकी आधी संपत्ति उसकी होगी, तो वो भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। ठीक है, तो ये था मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी, समझ में आई। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने कलीग्स, कजिन्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स के साथ, और आप कमेंट कर कर बताइए कि वीडियो कैसी थी। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले एग्ज़ाम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और अब वो कुछ सवाल जो मैंने आपसे कहा था
उनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल ये रहे।